हो जाएगी। मंडे से डायनेमिक राउटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है भाई। तो सबका ध्यान इधर, कल हमने बात कर ली थी स्टैटिक राउटिंग की। स्टैटिक राउटिंग करने के दो तरीके थे हमारे पास। फर्स्ट वाज यूजिंग नेक्स्ट हॉप एंड द सेकंड इज एग्जिट इंटरफेस। ठीक है, दो तरीके थे। अब नेक्स्ट हॉप का कमांड ये रहा। क्या मतलब है नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस का, सबको पता है। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम लिखी हुई है। प्रॉब्लम क्या है? रिकर्सिव लुकअप। अब यार देख लेते हैं कि हम नेक्स्ट हॉप आईपी जब भी देते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है हमारे पास रिकर्सिव लुकअप। व्हाट इज रिकर्सिव लुकअप, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ से समझते हैं रिकर्सिव लुकअप है क्या। अब अगर मान लो मैं राउटर 1 पे जाता हूँ। स्टैटिक रूट्स इसके अंदर दिए हुए हैं R2 पर शायद। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारे पास एक स्टैटिक रूट है जो हम नेक्स्ट हॉप से देते हैं, है ना। ठीक, ये हमारे पास एक स्टैटिक रूट दिख रहा है हमें, जो हमने किससे डिफाइन करा हुआ है? नेक्स्ट हॉप से। अगर आप देखोगे शो रन 5 सेक्शन आईपी रूट, तो आईपी रूट से हमने ऐसे करके कुछ नेक्स्ट हॉप के साथ रूट्स डिफाइन करे हुए हैं जो हमें कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं कि 30 का नेटवर्क है, रीचेबल कहाँ से? 23.1.1.2। कि भाई 30 के नेटवर्क के लिए कोई भी रिक्वेस्ट है तो आपको कहाँ फॉरवर्ड कर देनी है? 23.2 पे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? रिकर्सिव लुकअप होता क्या है? रिकर्सिव लुकअप मतलब अगर मान लो हम कोई चीज स्कैन कर रहे हैं, जैसे कि आप 100 लाइंस का कोई कोड है, उस कोड को स्कैन कर रहे हो और आपको 90th लाइन पे उस पर्टिकुलर कोड पे एक रीडायरेक्शन मिलती है। रीडायरेक्शन मतलब आप एक एक करके कोड स्कैन कर रहे हो, ये आपका कोड है। आप एक एक 1 बाय 1 लाइन स्कैन करते जा रहे हो, पर जैसे ही आप इस पर्टिकुलर लाइन पे पहुंचते हो, ये लाइन आपको कहाँ रीडायरेक्ट कर देती है? बिल्कुल ऊपर। कि यार अब आपको फिर से एक बार रीडायरेक्ट कर दिया, मतलब दोबारा से स्कैन करना है। अब मान लो यहाँ पे वही चीज हो रही है, ये 30 का नेटवर्क है हमारे पास। सबसे पहले हमें देखना था कि यार अगर 30 के नेटवर्क के लिए ट्रैफिक आ रहा है तो सबसे पहले हमें अपने राउटिंग टेबल स्कैन करनी थी। राउटर को अपनी उसकी राउटिंग टेबल स्कैन करनी पड़ी कि यार 30 का नेटवर्क क्या मेरे पास है। वो एक एक करके रूट्स चेक कर रहा है सारे कि 30 का नेटवर्क कहीं पर है या नहीं है। तो उसको 30 का नेटवर्क मिल गया। 30 का नेटवर्क कहाँ से रीचेबल है? 23.1.1.2। यानी कि उसका जो नेक्स्ट हॉप है वो 23.1.1.2 है। अब 23.1.1.2 है, तो अब 23 का नेटवर्क कहां पर है? ये भी तो पता नहीं है ना। ये भी तो क्या है, एक डेस्टिनेशन ही हो गया कि यार 23 के नेटवर्क तक पहुंचना है। तो अब 23 का नेटवर्क कहां है, उसको ढूंढने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? फिर से शुरू से स्कैनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी कि यार मेरे को पता लगा है कि 30 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए मुझे कौन से नेटवर्क तक पहुंचना है? 23.2 तक पहुंचना है। तो 23.2 तक कैसे पहुंचा जाएगा? क्या वो वाला नेटवर्क है मेरे पास? तो यहाँ पर स्कैन करेगा एक एक करके और उसको 23 का नेटवर्क यहाँ पे मिलेगा। और 23 का नेटवर्क मिलने के बाद उसको पता लगेगा कि भाई मेरा एग्जिट इंटरफेस कौन सा है? F1/0। ठीक है, ये हो गया आपका रिकर्सिव लुकअप। मतलब एक ही रूट के लिए राउटिंग टेबल कितनी बार स्कैन हो रहा है? 2 बार। एक बार स्कैन किया है हमारे एक्चुअल डेस्टिनेशन के लिए कि यार एक्चुअल डेस्टिनेशन हमारा है या नहीं है राउटिंग टेबल के अंदर। दूसरी बार जब हमें पता लगा कि यार हमारा नेक्स्ट हॉप हमें आईपी मिल गया, नेक्स्ट हॉप पता लग गया। अब नेक्स्ट हॉप देखने के लिए क्या नेक्स्ट हॉप हमारे राउटिंग टेबल में है या नहीं है। अब अगर नेक्स्ट हॉप देखना है, मतलब उसको फाइंड क्या करना था? हम उसको एट द एंड फाइंड क्या करना था? इंटरफेस। क्या अगर 23 का नेटवर्क मेरे पास है तो कौन से इंटरफेस से मुझे इसको एग्जिट कराना है, ये इस पैकेट को डिलीवर करना है, कौन से इंटरफेस से भेज देना है, ये पता लगाना था। और उसके लिए उसको राउटिंग टेबल फिर से चेक करना पड़ा। मतलब इन द एंड फंडा क्या था कि यार हमें एग्जिट इंटरफेस ही तो ढूंढना था, जिसके लिए हमें 2 बार राउटिंग टेबल देखनी पड़ी। पहले देखनी पड़ी कि क्या 30 का नेटवर्क हमारे पास है, और दूसरी बार देखनी पड़ी कि 23 का नेटवर्क कौन से इंटरफेस पर अवेलेबल है।
इंटरफेस पता लग गया और उस इंटरफेस से हमने एग्जिट कर दिया। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी रिकर्सिव लुकअप की। अभी यहाँ पर 5 या 6 एंट्रीज हैं तो इतनी कोई बड़ा इशू नहीं है, पर राउटिंग टेबल के अंदर जब रूट्स होते हैं तो 100 150 रूट्स होते हैं। मान लो 100 150 रूट्स हैं, 5 में से स्कैन करना आपको, मान लो 100 लिस्ट, 100 कंटेंट, 100 चीजें स्कैन करनी है वन बाय वन, आपको 80th या 90th लाइन पे मिल गई वो चीज, और उसने आपको रिडायरेक्ट कर दिया कि यार 23 का कोई नेटवर्क है, वहां से भेज दो। अब 23 का नेटवर्क कहां पर अवेलेबल है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, फिर से उन 100 की 100 लिस्ट को, उस 100 की 100 कंटेंट्स को दोबारा से स्कैन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी आपकी रिकर्सिव लुकअप की, कि इससे क्या होता है, हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन थोड़ा ज्यादा होता है। सीपीयू ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है ना, जितना बड़ा राउटिंग टेबल होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा राउट लुकअप करने में। राउट लुकअप करना मतलब राउट ढूंढने में, क्या ये राउट हमारे राउटिंग टेबल में है या नहीं है, ढूंढने में उतना टाइम जाएगा। ठीक है, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है, इसलिए रिकर्सिव लुकअप की प्रॉब्लम आई, इसलिए हम सिर्फ नेक्स्ट हॉप यूज नहीं करते। अब हमारा एंड गोल क्या था कि यार हमें एग्जिट इंटरफेस ही तो पता लगाना है। तब हमने क्या यूज करा, हमने यूज करा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या था कि यार हम कोई भी रूट डिफाइन करते हैं उसको सीधा क्या बता दें, एग्जिट इंटरफेस ही बता दें, हमारा काम ही खत्म। रिकर्सिव लुकअप होगा ही नहीं, उसको डायरेक्ट इंटरफेस पता लग जाएगा और वो वहां से ट्रैफिक भेज देगा। अब जब वहां से ट्रैफिक भेज देगा तो कुछ इस तरीके का हम डिफाइन करते हैं, और जब यहां से ट्रैफिक भेजेगा तो प्रॉब्लम आई किसकी, प्रॉक्सी आर। प्रॉक्सी आर क्या होता है, चलो यहाँ पे देखो, बस राउटर वन का राउटिंग टेबल चेक करना है कि भाई 30 के नेटवर्क के लिए क्या कोई नेक्स्ट हॉप है। ये दिखा रहा है 30 का नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन F0/1। अब हम देखते हैं यार कि अगर हम पैकेट फ्लो के हिसाब से चलें तो प्रॉक्सी आर होता क्या। अगर PC1 पैकेट जनरेट करेगा 30.2 के लिए, 10.2 ने पैकेट जनरेट करा 30.2 के लिए, तो डिफॉल्ट गेटवे से आर रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब राउटर वन के पास है, राउटर वन ने चेक करा अपना राउटिंग टेबल कि भाई 30 का नेटवर्क कहां पर है, 30 का नेटवर्क है डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन F0/1। तो अब राउटर के पास क्या इंफॉर्मेशन है, लेयर 3 की, सोर्स आईपी है 10.2, डेस्टिनेशन आईपी क्या है 30.2, और उसने ये देख लिया कि भाई 30.2 कैसा है, डायरेक्टली कनेक्टेड है ऑन F0/1। अब इसको क्या करना है, लेयर 3 की इन्फॉर्मेशन लगी हुई है, लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अब लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन के लिए क्या लगाएगा, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक के अंदर अपना मैक लगा दिया मान लो एक, डेस्टिनेशन मैक के लिए 10 डॉट, डेस्टिनेशन मैक फाइंड करना है। डेस्टिनेशन मैक किसका फाइंड करेगा, 30.2 का फाइंड करेगा ना। अब अगर हम नेक्स्ट हॉप आईपी बता रहे होते तो तब किसका फाइंड होता, नेक्स्ट हॉप का, कि जो भी नेक्स्ट हॉप है मतलब राउटर, इस वाले राउटर का मैक एड्रेस पता लग जाता। पर इस केस में तो यार हमें नेक्स्ट हॉप पता ही नहीं है, क्या हमें नेक्स्ट हॉप का आईपी पता है, हमें बस क्या पता है कि F0/1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब जब डायरेक्टली कनेक्टेड है तो डेस्टिनेशन मैक पता नहीं है, तो आर्प जनरेट होगी। अब आर्प अगर जनरेट होगी तो किसके लिए होगी, डेस्टिनेशन के लिए। एक सेंडर सोर्स आईपी लगेगा, सोर्स आईपी क्या लगेगा 12.1 जो राउटर का आईपी है, और टारगेट आईपी क्या लगेगा 30.2, और ये सब चीजें मैक टारगेट मैक 00 सब कुछ लग के चला जाएगा। अब जब ये आर्प की रिक्वेस्ट पहुंची ऊपर राउटर के पास, कौन से राउटर के पास, राउटर 2 इसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट होगी, ब्रॉडकास्ट पैकेट एक्सेप्ट करेगा, फिर देखेगा भाई टारगेट आईपी क्या मिलेगा उसको 30.2। अब टारगेट आईपी जब 30.2 मिलेगा तो राउटर 2 क्या करेगा भाई, अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, राउटिंग टेबल में उसको दिखेगा भाई 30.2, हाँ मेरे पास 30 के नेटवर्क तक पहुंचने का रास्ता है। अब जब रास्ता है तो राउटर 2 क्या करेगा, राउटर 2 को थोड़ी पता है 30.2 का मैक एड्रेस क्या है, क्या राउटर 2 को पता होगा, नहीं पता होगा। तो राउटर 2 क्या करेगा, अपने इंटरफेस का मैक एड्रेस लगा के भेज देगा कहां पर, राउटर 1 के पास। ये होता है आपका प्रॉक्सी आर। जैसे यार कॉलेजेस में प्रॉक्सी लगती है, प्रॉक्सी लगाने का मतलब क्या होता है, यार कॉलेज में कोई बंदा है नहीं, उसके ऑन बिहाफ ऑफ हिम आप आंसर दे देते हो हाँ भाई मैं प्रेजेंट हूं, जबकि वो बंदा प्रेजेंट होता नहीं है, ऐसे ही लगाते थे प्रॉक्सी। कोई ऐसा भी है क्या जिसने नहीं लगाई, ओके।
तो अब यहाँ पे राउटर 2 क्या कर रहा है, राउटर 2 प्रॉक्सी तो लगा रहा है, किसकी प्रॉक्सी लगा रहा है, 30.2 की। क्या 30.2 यहाँ पर प्रेजेंट है, नहीं, बट फिर भी राउटर 2 जो रिप्लाई कर रहा है राउटर 1 को, वो किसके बिहाफ पे रिप्लाई कर रहा है, 30.2 बन के रिप्लाई कर रहा है। मतलब राउटर 2 जो आर्प का रिप्लाई या आर्प की रिस्पॉन्स भेजेगा, उसमें अपना आईपी क्या लगा के भेजेगा, और टारगेट आईपी क्या लगाएगा, 12.1 जो भी राउटर का आईपी है, और सेंडर्स मैक के अंदर किसका मैक लगा देगा, अपना इंटरफेस का मैक। 30.2 का मैक नहीं लगाएगा, अपने इंटरफेस का मैक लगा देगा, और सामने वाले का डेस्टिनेशन मैक जो भी टारगेट मैक होगा, टारगेट मैक इज। तो इस केस में क्या करा राउटर टू ने प्रॉक्सी लगाई कि भाई 30.2 मैं तो नहीं हूं, पर 30.2 बन के उसने रिप्लाई कर दिया। ऐसे राउटर 1 को क्या लगेगा कि हाँ भाई 30.2 मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड था और उसका मुझे मैक एड्रेस मिल चुका है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वो अपने आर्प टेबल में एंट्री बना लेगा। बाय डिफॉल्ट 30.2 के लिए अपने आर्प टेबल में एंट्री बन गई कि भाई 30.2 रीचेबल है, मैक एड्रेस क्या है उसका, बी। ओके, इतनी बात समझ आई। प्रॉक्सी आर्प का फंडा क्लियर हुआ कि यार राउटर 2 ने 30.2 बन के आर्प का रिप्लाई करा, जबकि 30.2 वो था ही नहीं। दिस इज योर प्रॉक्सी आर्प, कि मतलब भाई किसी और के भी आप पे रिप्लाई दे रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हुई फिर भाई, जब रिप्लाई हो गया, अब मान लो पीसी 10.2 था, 30.2 के अलावा 30.3 भी हमारे पास एक पीसी है। अब 10.2 ने पिंग करा किसको, 30.3 को, राउटर के पास आ गया, राउटर ने अपना राउटिंग टेबल चेक करा, उसको राउटिंग टेबल में दिखा कि हाँ भाई मेरे पास 30 का नेटवर्क कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आर्प जनरेट होगी कि डेस्टिनेशन मैक नहीं है ना। अगर मुझे नेक्स्ट हॉप पता होती तो नेक्स्ट हॉप का आईपी मैक लगाता मैं, और नेक्स्ट हॉप का मैक हमेशा सेम रहता। अब मान लो अगर यहाँ पे नेक्स्ट हॉप से राउटिंग हुई भी होती, अगर यहाँ पे नेक्स्ट हॉप से राउटिंग हुई भी होती तो 30.1 होता, 30.2 होता या 30.3 होता, कोई भी होता, उसके लिए मुझे ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड करना था, अपने नेक्स्ट हॉप को। तो मुझे मैक एड्रेस किसका चाहिए था, बस नेक्स्ट हॉप का। और वो तो जब पहली बार आर्प जाती तभी रिजॉल्व हो जाता, और उसके बाद आर्प जनरेट करने की जरूरत पड़ती नहीं, बस पहली बार जनरेट होती, नेक्स्ट हॉप का मैक मिल जाता, आर्प टेबल में एंट्री हो जाती, और बस वही आर्प टेबल की एंट्री यूज होकर ट्रैफिक जा रहा होता। फिर वो ट्रैफिक 30.1 के लिए होता है, 30.2 के लिए, या 30.3 के लिए, किसी के लिए भी हो। इतनी बात समझ आई। पर अब इस केस में, हमारे केस में क्या हो रहा है भाई, डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब डायरेक्टली कनेक्टेड है तो हमें डेस्टिनेशन का ही मैक चाहिए 30.3 का। अब यहां से क्या करेगा ये, फिर से आर्प जनरेट करेगा जिसमें अपना आईपी रखेगा 12.1, और टारगेट आईपी क्या रखेगा 30.3, और अपना मैक लगा के भेज देगा, मैक एड्रेस क्या है। फिर से ये आर्प रिक्वेस्ट किसके पास गई, R2 के पास। राउटर 2 ने क्या करा, राउटर 2 ने फिर वही बात है, प्रॉक्सी लगाई कि भाई 30.2 मेरे पास, 30.3 मेरे पास तो नहीं है, बट मैं बन के रिप्लाई कर देता हूँ। आर्प रिस्पॉन्स दे दिया उसने 30.2 के बिहाफ पे। क्यों दिया, क्योंकि 30.2 उसके राउटिंग टेबल में अवेलेबल था, उसको पता था कि 30.2 तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इसलिए उसने 30.2 बन के रिप्लाई कर दिया। अब जब 30.2 बन के रिप्लाई कर दिया तो फिर से राउटिंग टेबल में इसके पहले क्या एंट्री थी, 30.2 का मैक एड्रेस क्या था, बी। अब राउटर 2 ने जो रिप्लाई करा होगा उसमें मैक एड्रेस क्या लगा के भेजा होगा, बी ही लगा के भेजा होगा ना, इंटरफेस का मैक, इंटरफेस मैक का बी होगा। तो अब यहाँ पे इसके आर्प टेबल में एंट्री क्या बन गई, 30.3 अवेलेबल है, मैक एड्रेस क्या उसका भी, बी। अब अगर मान लो यहाँ पे 4 पीसी और होते, 30.4, 30.5, 30.6, तो सबके लिए भी 30.4, 30.5, 30.6, सबके लिए मैक एड्रेस क्या होता, क्योंकि हर बार राउटर 2 अपना मैक एड्रेस देके रिप्लाई कर रहा होता। राउटर 2 को प्रॉक्सी देने की जरूरत क्या है, राउटर 2 प्रॉक्सी क्यों दे रहा है भाई, वो सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि हाँ भाई ठीक है, तुमको अगर कभी भी 30.2 तक जाना है या 30 के नेटवर्क तक जाना है तो तुम मेरा मैक एड्रेस लगा के फॉरवर्ड कर दो, मैं आगे देख लूंगा। इसलिए वो अपना मैक एड्रेस बार बार प्रोवाइड करे जा रहा है। और राउटर 1 को ये बात थोड़ी पता है, राउटर 1 तो बस एंट्री अपनी आर्प टेबल में अपडेट करा जा रहा है, हाँ भाई मैंने आर्प भेजी थी, उसका रिप्लाई आ गया, आर्प टेबल में एंट्री हो गई। अब यहाँ पे अगर देखोगे राउटर 2 के इंटरफेस का मैक देखते हैं, इंटरफेस कौन सा है, F0/0, मैक एड्रेस है 3001। पीसी से करते हैं पहले पिंग, आईपी हमारी डली हुई है, पिंग 30.1.1.1, पिंग 30.2, पिंग 30.3।
ठीक है भाई, अब राउटर 1 पे आते हैं। थर्टी डॉट वन मैक एड्रेस 300 30.2 मैक एड्रेस 3001, 30.3 मैक एड्रेस 3001। सबके लिए सेम मैक एड्रेस मिलता जा रहा है इसको। अब यहाँ पे अगर मान लो 30 के नेटवर्क के अंदर 100 होस्ट और होते या 200 होस्ट होते टोटल, तो 200 के 200 होस्ट की एंट्री यहाँ पर मेंटेन होती और सबके लिए क्या होता, मैक एड्रेस होता सेम। तो ये प्रॉब्लम थी आपके प्रॉक्सी आर्प की। अब मान लो आर्प टेबल के अंदर भी जो हमारे पास मेमोरी है वो भी लिमिटेड ही होगी ना। अब अगर सेम मैक एड्रेस के साथ ये एंट्रीज भरती जा रही हैं तो ऐसा टाइम आएगा जब हमारी आर्प टेबल फुल हो जाएगी। अब आर्प टेबल के अंदर अगर आर्प टेबल फुल हो गई तो मतलब किसी भी नए हम पीसी के लिए आर्प रिक्वेस्ट नहीं जा पाएगी। अगर आर्प रिक्वेस्ट चली भी गई मान लो, तो आर्प रिप्लाई जब आएगा तो वो अपनी आर्प टेबल में एंट्री मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। अब जब अपनी आर्प टेबल में एंट्री मेंटेन ही नहीं कर पाएगा तो लेयर 2 इन्फॉर्मेशन कभी भी कैप्चर होगी ही नहीं। लेयर 2 इन्फॉर्मेशन में मैक एड्रेस लगाएगा कैसे, आर्प टेबल में उसको कभी भी मैक एड्रेस मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो इस ये प्रॉब्लम थी हमारी प्रॉक्सी आर्प की। यार प्रॉक्सी आर्प की वजह से क्या हो रहा था, हमारा आर्प टेबल जो था वो अननेसेसरी तरीके से फिल होता जा रहा था। तो अब इसको अवॉइड कैसे करते हैं भाई? हमें पता लगा कि यार नेक्स्ट हॉप की दिक्कत थी, नेक्स्ट हॉप की दिक्कत थी तो हमने क्या करा, नेक्स्ट हॉप में दिक्कत क्या आ रही थी, क्या प्रॉब्लम थी नेक्स्ट हॉप आईपी देने पे? रिकर्सिव लुकअप। रिकर्सिव लुकअप में मतलब हमें इन द एंड डिटरमाइन क्या करना था, एग्जिट इंटरफेस। एग्जिट इंटरफेस ढूंढने के लिए हमें 2 बार राउटिंग टेबल स्कैन करना पड़ रहा था। इतनी बात समझ आई? अब एग्जिट इंटरफेस तो हमने एक नया तरीका निकाला कि यार हम क्यों ना डायरेक्टली एग्जिट इंटरफेस ही दे दें। अब जब एग्जिट इंटरफेस ही दे दिया तो उस केस में हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉक्सी आर्प। प्रॉक्सी आर्प क्या होता है कि जब कोई राउटर किसी और आईपी के बिहाफ पे आर्प का रिस्पॉन्स दे दे तो उस पर्टिकुलर आर्प के रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सी आर्प। ठीक है, तो ये नोट्स में लिख लेना भाई कि प्रॉक्सी आर्प होता क्या है, जिसको जो लैंग्वेज पसंद हो। अब जो इसका सॉल्यूशन है वो सिस्को पैकेट ट्रेसर पे नहीं दिखा सकते। बस मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बस एक कमांड है, जब हम आईपी रूट डालते हैं, डालना तो स्टैटिक रूट ही है ना। अब स्टैटिक रूट डालने का तरीका क्या होगा बस वो मैं बता देता हूँ। पढ़ो, देखो क्या लिखा है। In real life scenarios, a combination of both exit interface and next hop is used while defining static routes। कि भाई नेक्स्ट हॉप और एग्जिट इंटरफेस दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है। दोनों कैसे, आईपी रूट देते हैं नेटवर्क, नेटवर्क के बाद सबनेट मास्क, और सबनेट मास्क के बाद हम पहले क्या देते हैं, एग्जिट इंटरफेस, और एग्जिट इंटरफेस के बाद नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस। तो हम दोनों एक ही कमांड के अंदर डिफाइन कर देते हैं। अब अगर मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे ऐसी कोई कमांड नहीं होगी। मान लो आईपी रूट ऐड कर देते हैं हम, आईपी रूट 30.1.1.0 255.255.255.0। एग्जिट इंटरफेस मान लेते हैं F0/0, क्वेश्चन मार्क करा, कुछ भी नहीं दिखा रहा। ठीक है, नेक्स्ट हॉप के आईपी के लिए कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो अब रियल डिवाइस पे चलते हैं। ईव पे चेक करवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आईपी रूट मान लो एक नेटवर्क है 111.1.1.0 255.255.255. एग्जिट इंटरफेस है F0/0, क्वेश्चन मार्क करते ही फॉरवर्डिंग राउटर्स
एड्रेस। अब नेक्स्ट हॉप आईपी क्या है हमारा 10.1.1.1 कर दिया एंटर, ले लिया इसने कमांड डू शो आईपी रूट। आगे एक स्टैटिक रूट कौन से नेटवर्क के लिए, 11 के नेटवर्क के लिए। नेक्स्ट हॉप क्या है 10.1.1 और साथ में क्या दिख रहा है हमें एग्जिट इंटरफेस। ठीक है, अब मतलब एग्जिट इंटरफेस, अब अगर हमें सिर्फ इतना दिख रहा था तो हमें 10 का नेटवर्क फाइंड करना था कि भाई 10 का नेटवर्क कौन से इंटरफेस पे अवेलेबल है, मतलब एग्जिट इंटरफेस ढूंढना था। अब एग्जिट इंटरफेस ढूंढने के लिए भी उसको कहीं दोबारा स्कैन करने की जरूरत नहीं है, एग्जिट इंटरफेस उसको कहाँ मिल गया, यहीं पर। रिकर्सिव लुकअप खत्म, दो बार स्कैन नहीं करना, एक ही बार में हमें एग्जिट इंटरफेस पता लग गया। अब एग्जिट इंटरफेस पता लग गया तो प्रॉक्सी आर्प की प्रॉब्लम, प्रॉक्सी आर्प क्यों चलेगी, क्योंकि हमें क्या पता है नेक्स्ट हॉप पता है ना। तो हम 11 के नेटवर्क के जितने भी आईपी एड्रेसेस होंगे उन सब के लिए आर्प किसके लिए जनरेट होगी 10.1 के लिए, और 10.1 के लिए एक बार आर्प जनरेट हो गई तो बस उसी का मैक लग के आगे फॉरवर्ड करता रहेगा जैसे नेक्स्ट हॉप में कर रहा था। ठीक है, तो अब रिकर्सिव लुकअप और प्रॉक्सी आर्प दोनों की प्रॉब्लम इससे क्या हो जाती है सॉल्व, कि भाई हम एग्जिट इंटरफेस और अपना नेक्स्ट हॉप दोनों एक ही साथ राउट में बता दें। कितनी बात क्लियर हुई, ठीक है। ठीक है, तो डिफॉल्ट राउटिंग स्टार्ट करते हैं। अब डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है, इट इज अ मेथड ऑफ redirecting traffic towards the edge router which is connected with the ISP। अब यार मान लो ये हमारा एक कंपनी का नेटवर्क है, तो कंपनी के नेटवर्क के अंदर एक कहीं ऐसा राउटर जरूर होगा ना जिसके एक तरफ कंपनी का इनसाइड नेटवर्क होगा, हमने बात करी थी ये स्टार्टिंग में जब हम टोपोलॉजी डिजाइन कर रहे थे, और एक तरफ क्या होगा आउटसाइड नेटवर्क, मतलब कि कौन सा नेटवर्क आईएसपी का नेटवर्क। ठीक है, और उस राउटर को हम क्या कहते हैं एज राउटर। एज राउटर कौन सा होता है कि भाई जिसके एक तरफ कौन सा नेटवर्क चल रहा हो और दूसरी तरफ आउटसाइड। इनसाइड और आउटसाइड का मतलब कंपनी के अंदर का नेटवर्क और दूसरी तरफ आईएसपी का नेटवर्क। इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो अब डिफॉल्ट राउटिंग हम कहाँ यूज करते हैं, डिफॉल्ट राउट हम यूज करते हैं, इट इज अ मेथड ऑफ रीडायरेक्टिंग ट्रैफिक टुवर्ड्स द एज राउटर विच इज कनेक्टेड विद द आईएसपी। अब मान लो यहां पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यार आईएसपी पर हमारे पास कुछ भी सर्वर्स लगे हुए हो सकते हैं, क्या उन सर्वर्स का आईपी एड्रेस आपको पता होता है, नहीं पता होता। अब पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं, पब्लिक आईपी एड्रेसेस पता है ना, जो सर्वर्स को हमारे इंटरनेट पर यूज होते हैं, जैसे गूगल का कोई भी आईपी है वो आईपी आपको पता होगा कि क्या होता है। गूगल का आईपी आपको नहीं पता होगा कि यार क्या आईपी यूज हो रहा है, या किसी भी फेसबुक के सर्वर का या यूट्यूब के सर्वर का आपको आईपी एड्रेस पता नहीं लग सकता। तो वो क्या होते हैं, वो रैंडम आईपी हो सकते हैं ना, कोई भी आईपी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। तो अब अगर मान लो राउटर 1 के यहाँ पर एक पर्टिकुलर पीसी लगा हुआ और उस पीसी ने पिंग करा किसको, गूगल के सर्वर को, google.com। अब उसने पिंग करा अगर google.com, तो ये तो डिफॉल्ट गेटवे की तरफ भेज देगा। डिफॉल्ट गेटवे की तरफ क्या भेज दिया इसने, R1 की तरफ भेज दिया ट्रैफिक। R1 क्या करेगा, राउटिंग टेबल चेक करेगा। राउटिंग टेबल में क्या उसको google.com का मान लो आईपी था 142 समथिंग, कोई भी पब्लिक आईपी, क्या उसको राउटिंग टेबल में ए से 142 आईपी के लिए रूट मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। क्यों, क्योंकि अब यार एडमिन एज एडमिन, एडमिन को भी नहीं पता होगा कि उन सर्वर्स की क्या आईपी, एडमिन को भी नहीं पता लग सकता कि यार उन सर्वर्स की क्या आईपी चल रही होगी और उनके लिए रीचेबिलिटी कहां से होगी। तो इस राउटर 1 का क्या फर्ज है कि यार ये राउटर 1 इस पर्टिकुलर पैकेट को जो ये पिंग कर रहा है, इस पर्टिकुलर पैकेट को क्या करे, जैसे तैसे करके कहां पहुंचा दे। अब आईएसपी पे पहुंच गया तो आईएसपी के मल्टीपल राउटर्स लगे हुए होंगे और उनको तो जानकारी होगी ही कि भाई ये वाला नेटवर्क जो है 142 का ये कहां पर चल रहा है। वो आईएसपी का काम है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है कि ये वाला ट्रैफिक कहां तक पहुंचाना, आईएसपी तक। ठीक है, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिफॉल्ट रूट। रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है, रियल वर्ल्ड में डिफॉल्ट रूट ऐसे यूज होता है। अब मान लो अगर पिंग करना है 142 को, तो डिफॉल्ट रूट का सिंपल सा मतलब है R1 क्या करेगा, R1 के पास कुछ अपनी राउटिंग टेबल के अंदर एंट्रीज होंगी, ये उन सब एंट्रीज को चेक करेगा। जब एक भी एंट्री चेक या एक भी एंट्री मैच नहीं करेगी तो क्या करेगा, वो इस डिफॉल्ट रूट के हिसाब से ट्रैफिक को कर देगा फॉरवर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ लास्ट
रिजॉर्ट। गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब एक तरीके से कह सकते हो आप आखिरी रास्ता। ठीक है, अब अगर राउटिंग टेबल के अंदर कोई भी एंट्री मैच नहीं कर रही तो राउटर के पास अभी तक रास्ता क्या था कि भाई वो ड्रॉप कर दे। अगर राउटिंग टेबल में कोई एंट्री नहीं है तो वो ड्रॉप कर देगा ट्रैफिक। अब अगर हम डिफॉल्ट रूट उसको दे देते हैं, डिफॉल्ट रूट कैसे देंगे कि राउटर वन को हम ये बताएंगे कि यार अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रैफिक आए जो आपके राउटिंग टेबल में ना हो तो आप उसको ड्रॉप मत करो, आप उसको किसको फॉरवर्ड कर दो, R2। अब R2 के पास ट्रैफिक पहुंच गया, R2 के पास अपना राउटिंग टेबल होगा। ठीक है, उसके पास राउटिंग टेबल में एंट्री है मान लो 10 की और 20 की, 142 की एंट्री नहीं है। तो हम R2 को भी बोलेंगे कि भाई अगर आपके पास ऐसा कोई ट्रैफिक आए जिसके लिए आपके पास रूट ना हो तो आप उसको किसको फॉरवर्ड कर दो, एज राउटर को फॉरवर्ड कर दो। एज राउटर पे भी अपनी राउटिंग टेबल होगी, उस पे भी यही कॉन्फ़िगर्ड होगा सारी चीजें भाई। तो उस पे भी जब यही कॉन्फ़िगर्ड है कि भाई अगर कोई ऐसा मैसेज पैकेट आए जिसका डेस्टिनेशन आपके राउटिंग टेबल में नहीं है तो आप उसको कहाँ फॉरवर्ड कर दो, आईएसपी पे। अब जब आईएसपी पे एक बार मैसेज पहुंच गया तो आईएसपी अपने आप उसको रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अब आईएसपी ने रिडायरेक्ट कर दिया तो बस हो गया हमारा काम। यही तो होती है डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग का मतलब कि यार अगर हमारे रूट्स के अंदर राउटिंग टेबल में जो भी रूट्स हैं उनमें से अगर कोई भी मैच नहीं हो रहा तो क्या मैच होगा, हमारा डिफॉल्ट रूट मैच होगा और डिफॉल्ट रूट के हिसाब से उसको ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब जैसे मान लो अगर हम इसी टोपोलॉजी में बात करते हैं, मैं क्या करता हूँ राउटर वन पे से सारे रूट्स हटा देता हूँ जो भी हमने कॉन्फ़िगर करे हुए हैं। कॉपी, नो, शो आईपी। ठीक है भाई, ये हमारा डिफॉल्ट राउटर बन चुका है। जैसे बस इसके पास अपने कनेक्टेड नेटवर्क है। अब डिफॉल्ट रूट कैसे देते हैं, यहाँ पे देखो आपको एक चीज दिख रही है, गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज नॉट सेट। भाई गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट आपने सेट नहीं करा हुआ। अब हम क्या करते हैं, आईपी रूट, हम एक स्टैटिक रूट बता रहे हैं ना, और डिफॉल्ट रूट कैसे देते हैं, 0.0.0। सबनेट मास्क क्या होगा इसका, सबनेट मास्क भी क्या होगा, 0.0.0। और इसके बाद आप क्या दे सकते हो, नेक्स्ट हॉप या एग्जिट इंटरफेस या फिर दोनों। सिस्को पैकेट ट्रेसर में दोनों काम नहीं करते तो हम इस केस में क्या दे देते हैं, बस नेक्स्ट हॉप। रियल वर्ल्ड में डिफॉल्ट रूट भी कैसे दिया जाता है, यूजिंग एग्जिट इंटरफेस एंड डिफॉल्ट ओ नेक्स्ट हॉप आईपी, दोनों को यूज करके डिफॉल्ट रूट दिया जाता है। दे दिया भाई, डू शो आईपी रूट। यहाँ पर एक स्टैटिक रूट आ गया, 0.0 अवेलेबल है 12.1.1.2। गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज 12.2 टू नेटवर्क 0.0। अब इसका क्या मतलब है, नेटवर्क 0.0 मैंने आपको बताया था जब हमने रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस की बात करी थी तो सबसे पहला आईपी यही था जो रिजर्व था। और इसका मतलब क्या लिखवाया था मैंने, इट कैन बी एनी अनआइडेंटिफाइड आईपी एड्रेस, कि मतलब कोई भी आईपी एड्रेस होगा तो वो इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर मैच कर जाएगा। अब अगर मान लो मेरे पास 10 और 12 के रूट्स हैं, इसके अलावा कोई भी रूट आएगा तो वो कहाँ मैच कर जाएगा, 0.0 में मैच कर जाएगा और कहाँ भेज दिया जाएगा, 12.2 के पास। चलो फिर टेस्ट कर लेते हैं। इस राउटिंग टेबल में 30 का कोई अवेलेबल नेटवर्क है, नहीं है, पिंग करके देख लेते हैं 30.2 को। हो गया हमारा पिंग। सिमुलेशन में देखना चाहते हो, आईसीएमपी भेजा गेटवे के पास, गेटवे के पास भेज दिया, गेटवे ने आगे राउटर 2 को फॉरवर्ड कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने क्या दिया हुआ, एक डिफॉल्ट रूट दिया हुआ कि भाई अगर इस राउटिंग टेबल में से कोई भी रूट मैच ना करे तो कहाँ मैच कर जाए,
डिफॉल्ट रूट, एक तरीके से आखिरी रास्ता। अगर राउटिंग टेबल में कोई रूट मैच नहीं कर रहा तो आपको उसको कहां फॉरवर्ड कर देना है, 12.2 के पास फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, और 12.2 के पास ट्रैफिक पहुंच चुका है, इसके पास तो अपना रूट था ही, इसके पास तो रूट था ना। कहाँ गया, ये रहा 30 का नेटवर्क, रीचेबल है 23.2 से। तो अब ये 23.2 पे फॉरवर्ड कर देगा ट्रैफिक, और यहाँ से ट्रैफिक नीचे आ जाए। ये आपका ट्रैफिक चल दिया वापस। ये क्या जा रहा है, आईसीएमपी एको रिप्लाई, आर का होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, ये पैकेट पहुंच गया आपका पीसी के पास। जैसे ही पीसी ने इसको एक्सेप्ट करा, यहाँ पे हमारे पास एक रिप्लाई आ गया। अब अगला मैसेज जनरेट होगा, ये हो गया, ये वापस आ गया। जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, दूसरा मैसेज, दूसरा रिप्लाई आ गया। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, 12 मिली सेकेंड्स। डिफॉल्ट रूट समझ आया। चलो हम, हाँ हाँ, बता दो। अब यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने, ये हमारे पास 3 राउटर्स थे, तो हम चाहकर हम क्या कर सकते हैं, हम राउटर 1 का सारा ट्रैफिक राउटर 2 पे फॉरवर्ड करवा सकते हैं, राउटर 3 का सारा ट्रैफिक राउटर 2 पे फॉरवर्ड करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है ना, तो हम डायरेक्ट राउटर 2 पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करवा सकते हैं। पर अगर मैं राउटर 2 पे डिफॉल्ट राउट करता हूं तो किसकी तरफ करूंगा, अगर मैं R3 की तरफ करूंगा तो यार ऑब्वियस सी बात है, वो R3 की तरफ सारा ट्रैफिक भेजता रहेगा, तो मैं कभी इस पीसी से 10.1 को पिंग ही नहीं कर पाऊंगा। अगर मान लो मैंने दोनों तरफ दिया, R2 से मैंने क्या करा, दोनों तरफ राउट दे दिया, तो राउटर क्या करता है, इक्वल कॉस्ट। अब ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, बस मैं ये बताता हूँ। अगर हम एक ही पर्टिकुलर चीज के लिए 2 रूट्स डिफाइन करते हैं, तो राउटर क्या करता है, लोड बैलेंसिंग करने लगता है। लोड बैलेंसिंग मतलब एक एक करके दोनों रास्ते अपनाने लगेगा। एक एक बार ट्रैफिक यहाँ भेजेगा, एक बार यहाँ भेजेगा, फिर अगला मैसेज यहाँ पर जाएगा, अगला मैसेज यहाँ जाएगा, अगला यहाँ, अगला यहाँ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब मान लो मैं इस पीसी से पिंग करता हूँ किसको, 10.1 को, राउटर के पास पहुंचा, राउटर ने क्या कर दिया, लोड बैलेंसिंग, एक मैसेज इधर भेज दिया, एक मैसेज इधर भेज दिया। तो जो मैसेज ये राउटर 3 के पास भेज रहा है, क्या वो कभी 10.1 तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो आपको क्या दिखेगा, अगर आप ऐसे कॉन्फ़िगर करोगे तो एक रिप्लाई आएगा, फिर एक मैसेज नहीं आएगा, फिर एक रिप्लाई आएगा, फिर एक नहीं आएगा। ठीक है, करना चाहो तो घर पे ट्राई कर लेना। चलो ये तो हमारे पास डिसएडवांटेज हो गई ना, क्या हम अगर इंटरनल नेटवर्क पे यूज कर रहे हैं डिफॉल्ट राउटिंग तो हम यूज नहीं कर सकते, हमें स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ेगी। पर अगर मान लो यहाँ पर एक ऐसा सिनेरियो था, ये राउटर लगा हुआ है कहाँ से, एज राउटर से, और एज राउटर आगे कनेक्टेड है आईएसपी से। तो हमने राउटर 1 पे डिफॉल्ट रूट दिया कि आप ट्रैफिक कहाँ फॉरवर्ड कर दो, राउटर 2 पे दिया कि भाई आप ट्रैफिक कहाँ फॉरवर्ड करो, और राउटर 3 पे दिया कहाँ फॉरवर्ड करो, एज पे, और एज पे दे दिया कहाँ, आईएसपी पे। और डिफॉल्ट रूट के अलावा हमने सब जगह क्या चला रखी है, स्टैटिक राउटिंग। मतलब अगर पीसी 2 को या 10.2 को जाना है 20 के पास, तो 20 के लिए एक स्टैटिक रूट होगा। अगर स्टैटिक रूट है तो डिफॉल्ट रूट थोड़ी मैच होगा। अगर स्टैटिकली रूट पता है उसको, तो वो ट्रैफिक राउटर 2 पे भेजेगा, राउटर 2 नीचे भेज देगा। ठीक है, अगर 30 के नेटवर्क तक जाना है तो ये राउटर 3 पे आएगा, राउटर 3 नीचे भेज देगा। पर अगर कोई ऐसा नेटवर्क आ गया, जैसे मान लो 100.100 समथिंग करके कोई नेटवर्क आ गया, तो उसके लिए क्या होगा, डिफॉल्ट रूट मैच करेगा, R2 के पास भी डिफॉल्ट रूट मैच करेगा, R3 के पास भी डिफॉल्ट रूट मैच करेगा, और एज राउटर के पास भी डिफॉल्ट रूट मैच करके आईएसपी पे फॉरवर्ड कर दिया जाए। ठीक है, और फिर ये काम आईएसपी का होता है कि भाई वो आईएसपी 100.100 के नेटवर्क या जिस भी सर्वर को आप पिंग करना चाह रहे हो, उस सर्वर तक आपका डेटा पहुंचा दे, अगर वो सर्वर एग्जिस्ट करता है तो। अब अगर आप किसी भी ये रैंडम आईपी को पिंग कर रहे हो, उस आईपी से कोई सर्वर ही नहीं है, तो रिप्लाई तो आएगा ही नहीं ना। ठीक है,
ओके, डिफॉल्ट राउटिंग बस इतनी सी, ठीक है। तो अब हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बेस्ट पाथ सिलेक्शन। ये बेसिकली आप ये कह सकते हो कि दिस मार्क्स द स्टार्ट ऑफ आर डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग कैसे काम करती है राउटिंग राउटर्स के अंदर रियल टाइम में जो यूज होती है, दैट इज डायनेमिक राउटिंग। तो यहां से ध्यान सबका इधर, स्टार्ट करते हैं बेस्ट पाथ सिलेक्शन ऑफ अ राउटर। राउटर पे बेस्ट पाथ कैसे सिलेक्ट होगा। अब बेस्ट पाथ सिलेक्ट करने का मतलब क्या है, मैं आपको बहुत ओवरव्यू दे रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा, आगे हम बात करेंगे डायनेमिक राउटिंग का। डायनेमिक राउटिंग होती क्या है, मान लो हमारे पास ये पर्टिकुलर राउटर्स लगे हुए, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4 एंड राउटर 5। सबके नीचे कोई ना कोई पीसी लगा हुआ है, यानी कि सबके नीचे अपने अपने नेटवर्क्स चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, मान लो ये नेटवर्क है 10 का, 20, 30, 40 एंड 50, ये नेटवर्क्स चल रहे हैं। 10 का नेटवर्क मतलब 10.1.1.0/24, ये नेटवर्क सारी जगह चल रहे हैं। अब स्टैटिक राउटिंग के अंदर अगर मुझे राउटर 1 पे रूट्स ऐड करने होते, तो मुझे किस किस नेटवर्क के रूट्स ऐड करने होते स्टैटिक राउटिंग में, 20, 30, 40, 50 प्लस इनके बीच में जो जो रूट्स चल रहे हैं, जो जो नेटवर्क यहाँ पे भी चल रहे हैं, क्योंकि जो जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा वो सारे नेटवर्क्स मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, मान लो यहाँ पे 12 का नेटवर्क है, ये 23 का, ये 34 का, ये 45 का और ये 15 का, नेटवर्क ऐसे चल रहे हैं। अब राउटर 1 से अगर मैं बात करूं तो मुझे, मेरे पास बाय डिफॉल्ट नेटवर्क किस किस की जानकारी होती, 10 की, 12 की और 15 की, क्योंकि ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। और मुझे किस किस की एंट्री ऐड करनी पड़ती, 23, 34 एंड 45 और 20, 30, 40 एंड 50, इन सब की भी तो एंट्री ऐड होती। ये सब नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, अब ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो इन सब की एंट्री ऐड करनी पड़ेगी मुझे स्टैटिकली। तो ओवरहेड देख रहे हो कितना हेक्टिक हो गया यार, इतने सारे नेटवर्क है, 3 कनेक्टेड थे, उसके अलावा हो सकता है इससे भी ज्यादा नेटवर्क हो सकता है राउटर पे के आगे 2 और लैन चल रहे हो, 2 और नेटवर्क चल रहे हो, तो इन 2 की एंट्री भी ऐड करनी पड़ेगी। तो ये था स्टैटिक राउटिंग, यही पढ़ते हैं, और ये काम आपको हर राउटर पे करना था। 10 राउटर थे तो 10 के 10 राउटर्स पे करना था ये काम। तो अब डायनेमिक राउटिंग ने क्या करा भाई, डायनेमिक राउटिंग में आपने क्या बोला, डायनेमिक राउटिंग ये कहती है कि यार आपको अब जो डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स नहीं है हम उनको ऐड करते थे। आप क्या करो डायनेमिक राउटिंग में, आप क्या करो, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स है ना उनको ऐड करो। राउटर्स पे बोलो कि आप भाई जो डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स है उनको ऐड करो, और राउटर खुद ब खुद एक मैसेज बनाएगा और अपने आगे वाले राउटर्स को क्या दे देगा, एक अपडेट दे देगा। कैसा अपडेट, राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 5 को खुद बताएगा कि भाई अगर तुम्हें 10 का, 12 का और 15 का नेटवर्क का के लिए के बारे में जानकारी चाहिए तो तुम ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड कर सकते हो, राउटर 1। तो अब राउटर 2 एक्सेप्ट करेगा ये, क्या राउटर 2 10 का नेटवर्क एक्सेप्ट करेगा, करेगा क्या 12 का नेटवर्क एक्सेप्ट करेगा, करेगा, पक्का करेगा, और 15 का, 15 का भी करेगा। आप कह रहे हो 10 का भी करेगा, 12 का भी करेगा और 15 का भी करेगा। तो राउटर 2 यहाँ पर जो ट्रैफिक रिसीव करेगा वो ट्रैफिक एक्सेप्ट करेगा, वो बस करेगा 10 का और 15 का, क्योंकि 12 का तो उसके पास भी डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, वो 12 का ट्रैफिक किसी और से क्यों लेगा जब उसके अपने पास है। भाई जो चीज आपके अपने पास है सामने वाला भी वही चीज दे रहा है, तो आप क्यों लोगे उससे, भाई मेरे पास है तो गई, तो मैं क्यों लूंगा सामने वाले से, एक्सेप्ट क्यों करूंगा। ठीक है, तो राउटर 2 12 का नेटवर्क तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, वो बस कौन से नेटवर्क एक्सेप्ट करेगा, 10 और 15 प्लस राउटर 2 राउटर 1 को भी एक खुद मैसेज बताएगा, और उस मैसेज में कौन कौन से नेटवर्क भेजेगा, 12 का, 20 का और 23 का, जो भी उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब राउटर 1 के पास 12, 20 और 23 आ गए, तो अब राउटर 1 कौन कौन से एक्सेप्ट करेगा, 20 और 23, क्योंकि 12 डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसके राउटिंग टेबल में 20 का नेटवर्क आ जाएगा और
23 का। सिमिलरली राउटर 3 भी ऐसे कुछ बताएगा, ठीक है। अब अगर राउटर 3 ने राउटर 2 को बताया कि भाई 30 का नेटवर्क है और 34 का, 23 का तो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, तो राउटर 2 क्या करेगा, राउटर 2 ये से इन दोनों के बारे में भी किसको बताएगा, राउटर 1 को। तो राउटर 1 एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना, क्योंकि उसको तो नहीं पता, उसके लिए तो नया है ना ये सब। तो ये 30 और 34 के बारे में भी ऑटोमेटिकली जानकारी आ जाएगी। दिस इज योर डायनेमिक राउटिंग। क्या हमने कुछ करा, हमने बस क्या बताया राउटर को, हमने बस राउटर्स को ये बताया कि आपके जो अपने नेटवर्क्स हैं वो आप सामने वाले राउटर्स को बताते रहो, और सामने वाले राउटर्स खुद ब खुद उसको अपने वाले नेटवर्क्स बता रहे हैं। तो ऐसे राउटर 1 को एक एक करके सारे राउटर्स के जितने भी नेटवर्क चल रहे हैं सबकी जानकारी मिलती रहेगी। यहां से R4 R3 को देगा, R3 फिर से यही काम R2 को देगा, और R2 फिर से क्या किसको दे देगा, R1 को। सिमिलरली R5 पे कुछ रूट्स है, R5 भी किसको मैसेज भेजेगा, R1 को, और R1 के पास वो सारी एंट्रीज क्रिएट होती रहेंगी। ये सारा काम कैसा हो रहा है, डायनेमिकली, ऑटोमेटिकली हो रहा है। सब एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे हैं, और उन मैसेजेस की वजह से सब एक अपने अपने राउटिंग टेबल अपडेट करते जा रहे हैं। तो ये डायनेमिक राउटिंग थी, ठीक है। समझ आया डायनेमिक राउटिंग में क्या हो रहा है, राउटर्स एक दूसरे को खुद ब खुद मैसेज भेज के अपने रूट्स बताते हैं कि भाई मेरे पास ये नेटवर्क है, तुम्हें इस नेटवर्क तक जाना है तो ट्रैफिक मुझे फॉरवर्ड करते दो, ठीक है। अब वही सेम टोपोलॉजी हम फिर से बनाते हैं, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4 एंड राउटर 5। अब मान लो राउटर 4 की तरफ एक नेटवर्क चल रहा है 40 का, और इधर नेटवर्क चल रहा है 10 का, ठीक है। अब अगर राउटर 4 40 का नेटवर्क भेज रहा हो तो ये तो ऊपर भी भेजेगा और नीचे भी भेजेगा, ठीक है। राउटर 3 के पास 40 का नेटवर्क आया, इसने इधर भेज दिया। राउटर 2 के पास 40 का नेटवर्क आया, इसने इधर भेज दिया। राउटर 5 के पास 40 का नेटवर्क आया, ये भी तो इधर भेज देगा। तो राउटर 1 को दो मैसेज रिसीव हो रहे हैं, जिसके अंदर कौन से रूट्स हैं, इधर भी 40 आ रहा है और इधर भी 40 आ रहा है। तो राउटर 1 के पास अब दो रास्ते हैं भाई, 40 तक पहुंचने के लिए राउटर 1 के पास दो रास्ते हो गए भाई, या तो वो ऐसे ऊपर से जाए या फिर कहां से जाए, नीचे से। दो रास्ते हो गए। अब इन दोनों में से बेस्ट पाथ कौन सा है, इन दोनों में से कौन सा वाला राउटर 1 चूज करेगा, बेस्ट पाथ मतलब जहां से उसको सबसे कम एफर्ट लगाना पड़े। R5 के थ्रू अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। अब पता लगा सकते हो, अब दोनों सेम है ना। अभी भी बेस्ट पाथ कैसे डिटरमाइन कर सकते हो आप, अभी कर सकते हो, अभी तो उसकी मैंने बात ही नहीं करी। यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स दिख रहा है आपको अभी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते ना, तो ऐसी राउटर 1 भी डिटरमाइन नहीं कर सकता कि यार अगर मुझे एक ही पर्टिकुलर नेटवर्क तक पहुंचने के दो रास्ते मिल रहे हैं तो यार मुझे चूज कौन सा करना है। और राउटर जो है अपने राउटिंग टेबल के अंदर हमेशा कौन सा पाथ रखता है, बेस्ट पाथ, ठीक है। अगर उसके पास दो रास्ते हैं तो दोनों में से कौन सा चूज करेगा, वो जो बेस्ट चूज करेगा वही शो करेगा, उसके अलावा कोई और शो नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब बेस्ट पाथ का सिलेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच का सिंपल सा मतलब है, हम सब लोगों ने समराइजेशन पढ़ी है, याद है समराइजेशन क्या थी, छोटे छोटे नेटवर्क्स को एक बड़े नेटवर्क में रिप्रेजेंट करना। अब मान लो ऊपर से जो नेटवर्क आ रहा है वो आ रहा है 40.1.1.0/value 24, और नीचे से एक समराइज्ड नेटवर्क आ रहा है कौन सा, 40.1.0.0/16, ठीक है। तो मतलब एक वैल्यू आ रही है /16 की और एक वैल्यू आ रही है /24 की। तो राउटर 1 सबसे पहले क्या चेक करेगा भाई, बेस्ट प्रीफिक्स कौन सा है, मतलब हाईएस्ट प्रीफिक्स मैच। अगर मुझे कहां तक जाना है, यहां से मैसेज आ रहा है, बोलो सपोज करो पिंग करना है किसको, 40.1.1.2 को। तो अब ये देखेगा भाई पहला ऑक्टेट किसका सेम है, पहली 8 बिट्स दोनों से मैच कर रही है, दूसरी 8 बिट्स किससे मैच कर रही है, दोनों से, तीसरी 8 बिट्स किससे मैच कर रही है, दोनों से, ऊपर वाले से मैच कर रही है ना, और चौथी किसी से भी नहीं कर रही। तो सबसे ज्यादा दोनों में से किससे कर रही है, ऊपर वाले से। तो ट्रैफिक कहां से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ऊपर से। ये आपका बेस्ट पाथ हो गया।
अब अगर मान लो यहाँ पे मैं पिंग कर देता हूँ 40.1.0.2, अब ऊपर से जाएगा नीचे से जाएगा? नीचे से जाएगा या ऊपर से जाएगा? ऊपर से जाए। CIDR वैल्यू चेक करो। यहाँ पे वो चेक कर रहा है कि भाई 24 बिट्स है नेटवर्क की, और यहाँ पे नेटवर्क की कितनी बिट्स है? 16। और इससे मैच करो कि नेटवर्क बिट्स किसकी ज्यादा मैच हो रही है? किसकी ज्यादा मैच हो रही है? 16 वाले की ना। यहाँ पे 24 बिट्स मैच कर रहा है, मतलब पहला ऑक्टेट में 40, दूसरे ऑक्टेट में 1, और तीसरे ऑक्टेट में क्या होना चाहिए? 1। क्या तीसरे ऑक्टेट में 1 है? मतलब 24 बिट्स तो मैच कर ही नहीं, तो ऊपर वाले रूट में तो मैच होगा ही नहीं। कहाँ मैच होगा? नीचे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ 40.1.100.2, अब कहाँ से जाएगा? ऊपर से। बताओ कहाँ से जाएगा? भाई मैं बता तो रहा हूँ, नेटवर्क बिट्स मैच करनी है आपको। यहाँ पे दे रखा है कि यार ये जो नेटवर्क है मेरा, ये 24 का है, तो आपको 24 बिट्स मैच करनी है कि क्या 24 बिट्स मैच हो रही है। और यहाँ पे ये मैच करवा रहा है कितने बिट्स? 16 बिट्स। मतलब CIDR वैल्यू बताता क्या है आपके एक तरीके से? नेटवर्क पार्ट बताता ना। तो आपका नेटवर्क पार्ट से ही तो डिटरमाइन करता है रूट्स। राउटिंग टेबल में क्या स्टोर होता है? नेटवर्क पार्ट। अगर राउटर राउटिंग टेबल से मैच कर रहा है कोई चीज, तो उसको कभी भी, अगर मान लो यार ये तो राउटर 2 है क्या हमारे पास? राउटर 1 के पास अगर मान लो 30 का नेटवर्क है, तो आप कभी भी स्पेसिफिक IP बताते हो? नहीं ना। आप हमेशा क्या बता रहे हो कि भाई 30.1.1.0 एक नेटवर्क है जिसकी कितनी बिट्स हैं? 24। तो अब अगर कोई भी IP आएगा 30.1.1.0 का, मतलब जिसकी शुरू की 24 बिट से ये हो गई ना 24 बिट्स हमारी। पहला 30 मतलब शुरू के 3 ऑक्टेट, जिसके शुरू के 3 ऑक्टेट इससे मैच कर जाए, वो आप इस रूट से मैच कर सकते हो। यही तो होता है। अब अगर हम इस केस में यहां पे बात करें, यहां पर भी तो वही हो रहा है। यहां पे ये कह रहा है कि भाई 24 बिट्स है, और यहां पे कह रहा है 16 बिट्स है। तो अब मुझे ये बताओ कि इस पर्टिकुलर IP के लिए 24 बिट्स मैच होंगी या 16 बिट्स मैच होंगी? 16 बिट्स मैच हो रही है ना, मतलब पहला का 40 दोनों में ठीक है, दूसरे में 1 ठीक है, 16 बिट्स इसकी मैच हो गई, इसकी भी 16 बिट्स मैच हो गई। पर ये कह रहा है कितनी बिट्स मैच करनी है? 24। तो अगर अगली 8 बिट में मैच करूं, क्या अगली 8 बिट मैच हो रही है? नहीं। तो हम कौन से वाला ट्रैफिक प्रेफर करेंगे? 16 वाला, और ये ट्रैफिक यहां से चला जाएगा। क्या? हाँ तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच मतलब जितनी ज्यादा बिट्स मैच हो रही है भाई। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच तो लॉन्गेस्ट तो 16 ही है ना। 24 मैच कहाँ हो रहा है? 24 बिट्स तो मैच ही नहीं हो रही, तो वो तो प्रेफर ही नहीं करा जाएगा अगर 24 मैच ही नहीं हो रही। अब अगर मान लो, चलो तुम कह रहे हो कि हाईएस्ट वाला देखना है, हम फिर से बात करते हैं किस पे? हमें पिंग करना है किसको? 40.1.1.101। अब ऊपर से जाएगा, कैसे पता लगा भाई? तुमने पहली 8 बिट्स मैच करी, हो गई। तुमने अगली 8 बिट्स मैच करी, हो गई। तो मतलब इसने कितनी बिट्स मैच करने को बोला था? 16। तो 16 बिट्स मैच हो गई, नीचे से क्यों नहीं भेजा? क्योंकि उसने बोला कि भाई 24 बिट्स है, तो 24 बिट्स की अगली 8 बिट्स भी तो चेक करोगे। अब अगर यहां से मैच हो गया, तो मतलब 16 बिट्स तो इससे भी मैच हो रही है और 24 इससे भी मैच हो रही है। अब इन दोनों में से कौन सा प्रेफर करोगे? लॉन्गेस्ट वाला, जो जिससे भी ज्यादा बिट्स मैच हो रही है। तो किससे ज्यादा बिट्स मैच हो रही है? 24 से ना। तो 24 वाला यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, पहला समझ आया, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। ठीक है। एडी वैल्यू, एडी वैल्यू क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। इट डिटरमाइंस द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ अ पर्टिकुलर रूट, कि भाई एक रूट जो आ रहा है वो कितना ट्रस्ट वर्दी है, मतलब एक राउटर उस पर कितना भरोसा कर सकता है। ठीक है, लोअर द एडी वैल्यू द मोर ट्रस्टेड इज द रूट। अब कनेक्टेड की एडी वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि कनेक्टेड से ज्यादा ट्रस्टेड कौन होगा?
भाई कि अपना कनेक्टेड है, अपनी पॉकेट में जो है वो तुम्हें पता है ना कि अपनी पॉकेट में क्या है, सामने वाले की पॉकेट में क्या है और वो क्या बता रहा है, उसमें तो थोड़ा शक हो सकता है कि भाई हो सकता है झूठ बोल रहा हो। ठीक है, तो अब कनेक्टेड के लिए जीरो, मतलब सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी रूट वही है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो नेटवर्क अपने पास खुद चल रहा है। अगला आता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब वन, स्टैटिक की एडी वैल्यू है वन। स्टैटिक की एडी वैल्यू वन क्यों है कनेक्टेड के बाद, क्योंकि स्टैटिक कौन डिफाइन कर रहा है, एडमिन। और एडमिन कौन है, राउटर के लिए राउटर के लिए एडमिन तो भगवान है ना भाई, उसपे काम वही कर रहा है, उसके कॉन्फ़िगरेशन वही कर रहा है, तो जो वो बोलता जा रहा है राउटर को वो सब करना पड़ता है। ऐसे ही होता है ना, भगवान बोलते रहते हैं आप चलते रहते हो। ठीक, तो एडमिन ने डिफाइन करा, इसलिए स्टैटिक की एडी वैल्यू कितनी है वन। वो स्टैटिक की पे हम क्या कहते हैं भरोसा करेगा ही करेगा। अब मैं दिखा देता हूँ राउटर टू। देखो ये कनेक्टेड रूट है हमारे पास, क्या इसमें कुछ भी ऐसी चीज दिख रही है जिससे हमें एडी वैल्यू पता लगे, नहीं। पर अगर मैं स्टैटिक रूट दिखाऊं तो आपको ये एक एडिशनल दिख रहा है, वन स्लैश जीरो। ये जो वन है स्टार्टिंग में, दिस इज योर एडी वैल्यू। क्योंकि ये स्टैटिक रूट है तो इसके स्टार्टिंग में जो एक है दैट इज एडी वैल्यू। ये ट्रस्ट वर्दीनेस बता रहा है कि भाई स्टैटिक रूट है इसलिए क्या है एडी वैल्यू नीचे भी वन। ठीक है, और इसके अगली वैल्यू जो है वो होती है मैट्रिक। मैट्रिक के बारे में बाद में बात करेंगे। अब ये एडी वैल्यू समझ आया, ट्रस्ट वर्दीनेस बता रही है, स्टैटिक रूट बहुत ज्यादा ट्रस्टेड होते हैं। ठीक है, अगला आता है ओएसपीएफ और रिप। इन सब की वैल्यू देख लो क्या क्या है, ओएसपीएफ की 110, रिप की 120। अब इन्हीं दोनों की कंपैरिजन हम करते हुए चलते हैं। R1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर वही है 40 का कोई नेटवर्क चल रहा है, 10 का नेटवर्क चल रहा है। अब ऊपर जो चला रहे हैं हम, इधर क्या चल रहा है और इधर क्या चल रहा है, रेस्ट इन पीस नहीं है ये। ठीक है, ओएसपीएफ और रिप चल रहा है नीचे। अब 40 का नेटवर्क है, राउटर 4 क्या करेगा, ऊपर भी भेजेगा और नीचे भी भेजेगा। कलर चेंज करते हैं पहले। ये चल रहा है ओएसपीएफ और ये चल रहा है आपका। ठीक है, अब यहाँ से फोर्थ राउटर ने 40 का नेटवर्क यहाँ पे भी भेजा, क्या कैसा 40.1.1.0/24, और इधर भी यही भेजा 40.1.1.0/24। ठीक है, ऊपर भी 40/24, नीचे भी 40/24। राउटर 3 के पास आया, राउटर 3 ने आगे भेज दिया, इसके पास आया इसने आगे भेज दिया, इसके पास आया इसने आगे भेज दिया। अब राउटर 1 के पास दो रूट्स रिसीव हो रहे हैं, एक हो रहा है 40.1.1.0 कहाँ से, ओएसपीएफ से, और एक हो रहा है 40.1.1.0, दोनों पे स्लैश क्या है 24, कहाँ से, ग्रुप से। तो अब पहला क्राइटेरिया क्या था, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स। अब लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स अगर हम देखें तो यार दोनों सेम है। लॉन्गेस्ट कैसे डिटरमाइन करा जाए, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स डिटरमाइन नहीं कर पा रहे ना, तो अगला क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, लोएस्ट एडी वैल्यू। लोएस्ट एडी वैल्यू मतलब ओएसपीएफ से जो रूट आ रहा होगा उसकी एडी वैल्यू यानी कि ट्रस्ट वर्दीनेस कितनी होगी, और रिप से जो रूट और आ रहा होगा उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस कितनी होगी 120, यानी कि रिप से जो रूट लर्न हो रहा है उसकी एडी वैल्यू होगी 120, और ओएसपीएफ से जो रूट लर्न हो रहा है उसकी एडी वैल्यू कितनी होगी 110। तो कौन सा वाला प्रेफर करा जाएगा, 110 वाला। क्यों, क्योंकि कम एडी वैल्यू वाला ज्यादा ट्रस्टवर्दी माना जाता है, क्योंकि इसकी एडी वैल्यू कम है तो इसलिए हमारा ट्रैफिक कहां से जाएगा, ऊपर से। यानी कि बेस्ट पाथ कौन सा सिलेक्ट करेगा राउटर, यूजिंग मतलब ऊपर वाला, राउटर 1 2 3 एंड 4 बेस्ट पाथ हो गया। एडी वैल्यू क्लियर। metric metric is the just the cost to reach the destination network. Different routing protocols use
डिफरेंट मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट और मेट्रिक। भाई हर राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब जो हमारी कौन सी प्रोटोकॉल है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, दे यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट और मेट्रिक एंड द रूट विद द लीस्ट कॉस्ट इज प्रेफर्ड। भाई जिसकी लीस्ट कॉस्ट होगी मतलब लोएस्ट मेट्रिक। अब मेट्रिक का काम क्या, ठीक है, पूरे में क्या चला रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे वही है 40 का नेटवर्क चल रहा है, ये राउटर 1 है, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कुछ ये ट्रैप चल रहा है, ये इधर भी ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है, इधर भी कर रहा है और इधर भी कर रहा है। तीनों जगह नेटवर्क कौन सा है, 40.1.1.0/24। तो राउटर 1 के पास तीनों जगह से रूट आ रहा होगा, कौन से नेटवर्क के लिए, 40.1.1.0/24 रीचेबल है कहां से, राउटर 2 से और राउटर 5 से और राउटर 6 से। नेक्स्ट हॉप हो गया ना ये इसके लिए, ठीक है। वैसे तो आईपी दिखाएगा पर हम यहाँ पे अभी राउटर यूज कर रहे हैं। अब राउटर 2, राउटर 5 और राउटर 6 तीनों से मिल रहा है। अगला क्राइट बेस्ट लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच हो रहा है इसमें किसी पे, सेम है तीनों पे। अब तीनों पे सेम है तो अगली वैल्यू क्या है, अगले क्राइटेरिया एडी। एडी वैल्यू 120 होगी रिप के लिए, और 120 ऊपर से भी कितनी आ रही है, नीचे से भी और यहाँ से भी 120, तो एडी वैल्यू भी मैच हो गई। अब लास्ट क्राइटेरिया क्या आता है हमारे पास, मैट्रिक। मैट्रिक मतलब कॉस्ट। अब राउटर 1 कैलकुलेट करेगा कि भाई 40 के नेटवर्क तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है। रिप के केस में हम मानते हैं कि भाई जितने राउटर्स लगे हैं उतनी कॉस्ट एक एक करके बढ़ती रहती है, यानी कि 4 किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, राउटर 3 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1, राउटर 2 की 2, और राउटर 1 पे पहुंची ऊपर से तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी 3। यहाँ पे 5 पे 1 और इधर कितनी हो जाएगी, और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। तो लीस्ट मैट्रिक कहां से मिल रही है, राउटर 5 से। तो राउटर 5 से जब लोएस्ट मैट्रिक मिल रही है, मैट्रिक है 2, तो बाकी सब रूट्स प्रेफर नहीं करे जाएंगे। बेस्ट पाथ हमें मिल गया कहां से, राउटर 5 से। दिस विल बी योर बेस्ट पाथ। बाकी दोनों को रखा जाएगा एज कि मान लो राउटर 5 से डाउन हो गया तो फिर भी हमें 2 और 3 और ऊपर नीचे से रूट्स तो मिल ही रहते, और उस केस में फिर वही सारी चीजें इन दोनों में कंपेयर होंगी, किन दोनों में, राउटर 2 में और राउटर 6 में। दोनों की एडी वैल्यू, एक की मैट्रिक होगी 3 और एक की होगी 4, तो जिसकी 3 होगी वो वाला प्रेफर कर दिया जाएगा और अगला अभी भी क्या माना जाएगा एज बैकअप, ठीक है। तो जो बेस्ट पाथ होगा वही आपके राउटर 1 की राउटिंग टेबल में आपको दिखेगा। क्लियर है। प्लस यहां पर एक और लाइन लिखी हुई है, नोट स्टैटिक रूट्स हैव अ मैट्रिक वैल्यू ऑफ 0। स्टैटिक रूट्स की कोई कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि यार आप बस स्टैटिक रूट डिफाइन करते हुए क्या बताते हो, नेक्स्ट हॉप या एग्जिट इंटरफेस या फिर दोनों। राउटर को कभी भी ये पता नहीं लग पाएगा कि यार, अगर वो तो बस उसको हम बता रहे हैं कि भाई यहां से ट्रैफिक भेज दो या यहां तक भेज दो, यही बताते हैं। अब वो जो डेस्टिनेशन है, मान लो 30 का नेटवर्क है, वो कहां पर है उसको तो इसके बारे में नहीं पता ना। उसको बस क्या पता है, अपने अगले हॉप के बारे में या फिर अपने एग्जिट इंटरफेस के बारे में। उसको ये पता नहीं लग पाएगा कि यार 30 तक पहुंचने के अभी और कितने राउटर्स हैं या और कितने नेटवर्क्स बाद है 30 का नेटवर्क, ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए स्टैटिक रूट्स के लिए कॉस्ट कितनी होती है, हमेशा 0। यहाँ पे देख लो, स्टैटिक रूट्स के लिए मैट्रिक वैल्यू कितनी है, ठीक है। स्टैटिक रूट्स के लिए मैट्रिक वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ पे एक ऐड कर लो, router only installs the best route या best route in its routing table। राउटर कभी भी बैकअप पाथ्स को एंटरटेन नहीं करता।
भाई जो बैकअप है वो राउटिंग टेबल में शो नहीं होगा। कब तक? जब तक आपका जो बेस्ट पाथ है वो हटता नहीं। अगर आपका बेस्ट पाथ मान लो किसी तरीके से डाउन हो गया, तब आपका जो बैकअप पाथ है वो आपको शो होगा राउटिंग टेबल के अंदर। ठीक है। ओके। अब पहले तो यार, पहले मैं आपको सिनेरियो ही दिखा देता हूँ कि जब तीनों क्राइटेरिया टाई कब हो सकते हैं। सिंपल वही टोपोलॉजी बनाते हैं हम अपनी। 40 का नेटवर्क पूरे में क्या चल रहा है? ओ एस पी एफ। ऊपर से भी 40.1.1.0/24 आ रहा है, कहाँ से? राउटर 2 से। और इधर भी 40.1.1.0/24 आ रहा है राउटर नंबर 5 से। ठीक है। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच दोनों में सेम। एडी वैल्यू ओ एस पी एफ है तो 110 है, दोनों में सेम। ठीक है। अब मैट्रिक ऊपर से भी सेम आएगी और नीचे से भी सेम आएगी। मान लेते हैं अगर हम रिप भी यूज कर रहे हैं तो 120 एडी वैल्यू जाएगी और ऊपर से मैट्रिक कितनी मिलेगी? 1 2 एंड 3। और नीचे से भी कितनी मिलेगी? 120 एंड 3। तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाएगा ये रूट। तो जब दोनों से ट्रैफिक सेम आ रहा है, मतलब दोनों से जो रूट्स मिल रहे हैं उसके तीनों क्राइटेरिया मैच हो गए यार। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स भी हो गया, एडी वैल्यू भी हो गया और मैट्रिक भी मैच हो गया। अब उस केस में राउटिंग टेबल में कैसे दिखेगा ये रूट, पहले मैं ये बता देता हूँ। मान लो 40.1.1.0/24। ठीक है। इसके बाद आएगी आपकी मैट्रिक 120/3। मतलब ये एडी वैल्यू हो गई, ये मैट्रिक हो गई। एडी वैल्यू से आपको पता लग जाएगा कौन सी प्रोटोकॉल है, रिप है भैया। और यहाँ पे R2 की आईपी, R2 की जो भी आईपी होगी। उसके बाद इसी के नीचे ऐसे ही लिखा होगा 120/3 भैया R5 का आईपी। और उसके बाद एग्जिट इंटरफेस। डायनेमिक राउटिंग में दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको राउटिंग टेबल के अंदर आपका रूट दिखेगा। मतलब बेस्ट पाथ तो मिला ही नहीं ना कोई, दोनों सेम है। तो दोनों पाथ्स इस केस में राउटिंग टेबल में आ जाएंगे क्योंकि दोनों ही बेस्ट है। अब जब दोनों ही बेस्ट हैं तो क्या होगा? जब दोनों बेस्ट हैं तो होगा इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का मतलब है एक पहला पैकेट भेजेगा कहाँ से? R2 वाले आईपी से, और दूसरा पैकेट R5 से। फिर तीसरा पैकेट R2 वाले आईपी से, चौथा पैकेट R5 से। ठीक है। दिस इज योर इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। कि भाई जब दोनों पाथ सेम है, जब आपको एक पर्टिकुलर सोर्स से निकले हो, आप अपने घर से निकले, मान लो एनबी के लिए आपके पास जाने के लिए दो रास्ते हैं। तो यार जब जिस रास्ते से मन करा, अगर दोनों से सेम टाइम लग रहा है, दोनों पे सेम ही ट्रैफिक मिलता है, तो आप किसी भी रास्ते से, आज इससे मन करा अरे कल इसी से गया था आज इससे चलते हैं, ऑब्वियसली बात है आप कोई सा भी ट्रैफिक प्रेफर कर सकते हो। तो सेम उसी तरीके से राउटर 1 बाय 1 दोनों ट्रैफिक प्रेफर कर, दोनों रास्ते दोनों पाथ प्रेफर करता है। ठीक है। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हो गई। ओके। अब बात करते हैं किसकी? स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग। अब स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग अ बैकअप स्टैटिक रूट यूजिंग एडी वैल्यू। डिफॉल्ट एडी वैल्यू कितनी होती है? 1। स्टैटिक रूट्स की 1 ही होती है। अब मुझे स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग करने का मतलब क्या? बैकअप स्टैटिक राउट डालने के पीछे रीजन, हमने व्हाट पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं वाई। यार अभी तक हमने देखा कि यार अगर मेरे पास मान लो यही क्राइटेरिया था कुछ इस तरीके के रूट से, ये मेरे पास टोपोलॉजी है R1 और मैं क्या यूज कर रहा हूँ? स्टैटिक रूट्स। तो R1 पे मैं रूट दे सकता हूँ R4 तक जाने के लिए 40 के नेटवर्क का, और मेरी मर्जी है मैं कहाँ से दूं, इधर से भी दे सकता हूँ और इधर से भी दे सकता हूँ। अगर मैं दोनों का दे दिया मैंने, मतलब नेक्स्ट हॉप दे दिया R2 भी और नेक्स्ट हॉप दे दिया R3 भी, तो क्या होगा? तो क्या होगा?
इक्वल हो गए ना तो क्या हो जाएगा, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। मतलब एक पैकेट ऊपर से जाएगा, फिर दूसरा नीचे से, तीसरा ऊपर से, चौथा नीचे से। यही पढ़ रहे हैं हम। मतलब सारे क्राइटेरिया मैच हो जाएंगे ना। मतलब क्राइटेरिया मतलब सारे क्राइटेरिया कैसे मैच होंगे ये देखो। 40.1.1.0/24 रीचेबल है कहां से, R2 से। R2 से कैसा रूट है, स्टैटिक। तो एडी वैल्यू कितनी हुई, 1। एडी वैल्यू की स्टैटिक रूट्स की मेट्रिक कितनी होती है, 0। ठीक है। दूसरा 40.1.1.0 का नेटवर्क दोगे 24 का, कहां से, R3 से। स्टैटिक रूट है, मेट्रिक एडी वैल्यू कितनी होगी, 1। मेट्रिक कितनी हो गई, 0। हो गया क्राइटेरिया मैच। हो गए ना सारे क्राइटेरिया मैच। अब सारे क्राइटेरिया मैच हो गए तो ऊपर से भी जाएगा और ट्रैफिक, और नीचे से भी जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे रखना है यार कि मुझे इक्वल लोड बैलेंसिंग नहीं करानी। मैं चाहता हूं कि मेरा जो ऊपर वाला पाथ है R2 से R4, दिस विल बी माई मेन पाथ या फिर बेस्ट पाथ। और ये जो नीचे वाला रास्ता ये क्या रहना चाहिए, बैकअप। कि मेरा मेनली ट्रैफिक कहां से जाए, ऊपर से जाए, और उसके बाद ट्रैफिक कहां से जाए, नीचे से जाए। अब मुझे अगर ऊपर से ट्रैफिक भेजना है तो मान लो R2 से मेरा मेन पाथ है, मैंने ये चीज ऐसे ही रहने दी। जब मैं नीचे वाला रूट ऐड कर रहा हूं तो नीचे वाला रूट ऐड करते ही मैंने मॉडिफिकेशन क्या करी, रूट डालते हुए मैंने क्या बताया भाई, उसको एडी वैल्यू कर दी चेंज। एडी वैल्यू मान लो 1 थी, 1 से बड़ी कुछ भी रख देते, 5 रख दी, 2 रख दी, 3 रख दी, 10 रख दी, 100 रख दी, कुछ भी रख दी, पर कितने से ज्यादा, 1 से। अब क्या ये नीचे वाला रूट जो है ये बेस्ट है, एडी वैल्यू ज्यादा हो गई ना, कम एडी वैल्यू प्रेफर करता तो भाई ये वाला मेरा बेस्ट पाथ हो गया। और ये कैसा पाथ है, बैकअप। और राउटर कभी भी बैकअप पाथ अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करेगा। अब जब राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करेगा तो ये वाला आपको राउटिंग टेबल में पाथ कभी भी नहीं दिखेगा, जब तक राउटर 2 वाला पाथ क्या ना हो जाए, डाउन। अगर राउटर 2 वाला पाथ हटता है तब आपका ये जो नीचे वाला पाथ है ये आपको दिखने लगेगा राउटिंग टेबल के अंदर। ठीक है, ओके। इस पर हटाते हैं जरा। ठीक है, इस पे अभी हम काम करेंगे, इस पे आते हैं वापस। यहाँ पे मैंने लिखा भी देयरफॉर वी ऐड अ स्टैटिक रूट विद हायर एडी वैल्यू, विद हायर एडी वैल्यू देन द डिफॉल्ट। डिफॉल्ट एडी वैल्यू कितनी होती है, 1। मतलब क्या रेंज रख सकते हो आप, 2 से 254। इसको नीचे कर देते हैं, यूजेबल एडी वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम 2 से 254। एंड वाई टिल 254, 255 क्यों नहीं, 0 से काउंट हो रहा है तो 255 तक ही तो होता है, 256, 254 तक क्यों नहीं। तो यार 0 से 255 के बीच में वैल्यू 256 होती है, 8 बिट की वैल्यू होती है, तो इसलिए 256 वैल्यूज होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 254 तक ही कर लिया। अब ये मानो कि अगर आपके पास किसी भी चीज को कैलकुलेट करने की कोई रेंज है, जैसे 1 से लेकर 10 तक आप मानते हो और 1 आपके लिए सबसे अच्छा है, तो 10 आप किसको दोगे, सबसे बेकार को। मतलब जो आप प्रेफर नहीं करना चाहते है ना, उसी को दोगे। तो इसमें भी सेम वही मतलब है। अगर आप किसी भी रूट की वैल्यू, एडी वैल्यू जो है वो 255 रख देते हो, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि यार वो रूट प्रेफर करना ही नहीं। ठीक है, उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो रूट प्रेफर होगा ही नहीं, वो रूट अनरीचेबल हो चुका है, उस रूट तक जाना ही नहीं है। अगर आपको कोई नेगेटिव रूट ऐड करना तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो, एडी वैल्यू कितनी दे दो, 255। अब आते हैं अपनी टोपोलॉजी पे। यहाँ पे राउटर्स करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ पे मैं आपको पहले डाल के दिखाता हूँ एडी वैल्यू। ठीक है भाई, साइज पहले टोपोलॉजी समझ लो। ये आपका 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 10, 10, 13, 13। अब यहाँ पर कोई लूप बैक चल रहा है या नहीं वो चेक करना है बस। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, लूप बैक चल रहा है एक 100.1।
राउटर वन पे एक लूप बैक चल रहा है, मतलब एक तरीके का आप ऐसे कह सकते हो एक नेटवर्क चल रहा है। अभी हमने लूप बैक की बात नहीं करी, एक नेटवर्क चल रहा है जिसका आईपी एड्रेस क्या है, 100.1.1, ये रहा। ठीक है, क्या होता है लूप बैक उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और एक लूप बैक एक इंटरफेस राउटर थ्री पे भी होगा ऐसा ही, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, जिसका आईपी क्या है 200, यानी कि यहाँ पर एक नेटवर्क चल रहा है जिसका आईपी क्या है, ऐसा समझ लो कि यहाँ पर हमने एक क्या लगाया हुआ है, वर्चुअल पीसीज लगाए हुए हैं जिनके आईपी 100.1 और 200.1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं राउटर वन पे स्टैटिक रूट ऐड करता हूँ, एक राउटर टू से ऐड होगा और एक राउटर फोर से। पहले ऐड करते हैं राउटर वन पे स्टैटिक रूट। यहाँ पर अच्छा रूट ऐड है पहले से। स्टैटिक रूट 200 का नेटवर्क, एडी वैल्यू इज 1, मेट्रिक इज 0, कनेक्टेड विया 11.2 और 10.2, दो रास्ते हैं, सेम ऐसे ही दिखा रहा है जैसे मैंने बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों की एडी वैल्यू सेम है। मैं क्या चाहता हूँ, राउटर टू से मेरा पाथ हो, मतलब मेन वाला बेस्ट पाथ, और राउटर फोर से क्या हो, बैकअप। अब राउटर वन पे क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले तो ये वाला रूट हटाऊंगा मैं, नो, फिर से ये वाला रूट देते हुए बस क्या करना है, सेम रूट देना है मुझे, क्वेश्चन मार्क करा, यहाँ पे क्या बता रहा है, 1 से लेकर 255 तक आप क्या दे सकते हो, डिस्टेंस मेट्रिक। डिस्टेंस मेट्रिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडी वैल्यू। एडी वैल्यू मैं रख दिया यहाँ पे 10, मान लेते 10, डू शो आईपी रूट। अब क्या यहाँ पर वो पाथ दिखा रहा है, एक ही पाथ दिखा रहा है अब। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस 11 वाला है ना, F0/0, F0/0 को मैंने कर दिया शट, डू शो आईपी रूट। अब कहाँ से आ गया है, 10.2 से, पहले कहाँ से था 11.2 से, अब कहाँ से आ गया। और यहाँ पे एडी वैल्यू दिख रही है कितनी है, क्योंकि ये मैंने बैकअप रखा था ना, जैसे ही मेरा मेन वाला इंटरफेस डाउन गया, मेन वाला रूट हटा और मेरा बैकअप वाला जो रूट था ये हमारे राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो गया। ठीक है, ये थी आपकी स्टैटिक फ्लोटिंग राउटिंग। ठीक है भाई, ये समझो टास्क करना क्या है इसमें, आईपी एड्रेस दे दोगे, सिस्को पैकेट ट्रेसर में कर लेना, पीसी एक स्विच लगाना है, राउटर वन, राउटर टू, राउटर थ्री एंड राउटर फोर, स्विच टू एंड पीसी। ये जो नेटवर्क है ये 10.1.1.0/30, इसका मतलब क्या है, राउटर का ये वाला जो इंटरफेस है, ये नेटवर्क आईडी है ना, तो जो इसका फर्स्ट वैलिड होस्ट होगा वो आप राउटर वन के इंटरफेस को दोगे, जो कि क्या आएगा 10.1.1.1, और जो सेकंड होगा वो किसको दोगे, पीसी को 10.2। सेम इसी तरीके से 20.1, 20.2, और यहाँ पे 12 का नेटवर्क चल रहा है तो राउटर के इस इंटरफेस पे 12.1, इधर 12.2, 24.1, 24.2, ऐसे आप आईपीज असाइन कर दोगे। ठीक है, अगला है कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का क्या मतलब है, ऐसी ही होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर मान लो पीसी वन को पीसी टू तक जाना है तो आर वन हमेशा ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड करेगा, आर टू को, आर टू किसको फॉरवर्ड करे, आर फोर को, और आर फोर पे अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है तो आर फोर पे स्टैटिक रूट क्या देना है, आर थ्री, और आर थ्री आर वन। अब मुझे ये बताओ कि आर वन पे अगर मुझे स्टैटिक रूट देना है तो कौन से नेटवर्क का दूंगा मैं, आर टू का नेटवर्क आईपी बताओ, 20 नहीं आएगा राउटर टू पे, डायरेक्टली कनेक्टेड थोड़ी है, तो ये चारों नेटवर्क आप राउटर टू पे दोगे और नेक्स्ट हॉप क्या रखोगे, आर फोर। अब आर फोर पे कौन से नेटवर्क्स आएंगे, 12, 13 और 10, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट हॉप राउटर टू आएगा या राउटर थ्री, राउटर थ्री, क्योंकि हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करनी है राउटिंग, और राउटर थ्री पे भी ये और ये वाले नेटवर्क दे दोगे, नेक्स्ट हॉप आर वन। ऐसे आप राउटिंग कर दोगे और ट्रैफिक शुड मूव फ्रॉम आर वन से आर टू, आर टू से आर थ्री, आर थ्री से आर फोर, इसी तरीके से जाएगा। ठीक है,
पहला टास्क हो गया ये, यही सेम टोपोलॉजी अभी हमने बात करी। इसमें क्या है, कन्फिगर आईपी एड्रेसेस सेम उसी तरीके से कन्फिगर करोगे। 10.1.1.0/30, 10.1.1.4/30, ये क्या है आपकी एक नेटवर्क आईडी है। इस नेटवर्क आईडी के हिसाब से फर्स्ट वैलिड होस्ट निकालना है और फिर फर्स्ट वैलिड होस्ट का आईपी इधर दे देना है और उसके जस्ट नेक्स्ट वाला आईपी कहाँ दोगे, यहाँ पर। इसकी नेटवर्क आईडी ये रही, इसका भी फर्स्ट वैलिड होस्ट निकालोगे, यहाँ साइन कर दोगे और नेक्स्ट आईपी इधर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे है फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग करनी है। इफ पाथ फ्रॉम R1 टू R5, मतलब R1 से R5 जाने के दो रास्ते हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से, विया R2 एंड R3, मतलब R2 और R3 से होते हुए जो पाथ जा रहा है, अगर वो हमारा डाउन जाता है तो ट्रैफिक शुड मूव फ्रॉम R4। तो R1 पे जो दोगे आप वो स्टैटिक रूट दोगे। R1 पे स्टैटिक रूट कैसे दोगे कि भाई ये वाला जो नेटवर्क है 172.16.1.0, इसके लिए एक बेस्ट पाथ दोगे नेक्स्ट हॉप राउटर 2 और एक बैकअप रूट दोगे जिसके लिए नेक्स्ट हॉप क्या रखोगे R4 और उसका एडी वैल्यू क्या रख दोगे, कुछ भी ज्यादा 5-10 राउटर 1 पे। इससे जब आपका मेन ट्रैफिक जो होगा वो तो इससे ही जा रहा होगा, पर अगर ये वाला हमारा इंटरफेस डाउन जाता है तो हमारा ट्रैफिक ऑटोमेटिकली R4 से चला जाएगा। ठीक है, और ये पीसी दोनों एक दूसरे को पिंग करने चाहिए। ठीक है, जब ये वाला हमारा इंटरफेस अप है तो भी पिंग करने चाहिए, अगर ये इंटरफेस डाउन है तो भी पिंग करने चाहिए, और बाकी सब राउटर्स पे भी राउटिंग तो करोगे तभी पिंग होगा। ठीक है, तो ये दो टास्क मैं भेज दूंगा अलग से, ये कर लेना सैटरडे संडे आराम से।